कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम काफी बार सुना होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इससे पहले आपने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, वो प्रॉपर्टी शो करते हैं जिस वजह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपने देखा फर्स्ट नेम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है यहाँ पे कि बॉन्ड जो फॉर्म होगा मेटल और लिगेंड के बीच में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब एक तो हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड, और सेकंड हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। अगर एक स्पीसीज ए है और सेकंड स्पीसीज बी है तो ए स्पीसीज में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी और बी स्पीसीज भी ए के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। शेयर करने के बाद में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ए बी के बीच में उसी बॉन्डिंग को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मेटल का जो ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी होगा, लिगेंड अपने लोन पेयर मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में शेयर करेगा। तो यहाँ पे मेटल अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, सिर्फ लिगेंड ही अपने इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, मेटल को दे रहा है। तो ये जो बॉन्डिंग होगी इनके बीच में ये क्या होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है। कैसे हमें पता चला कि इनकी हमारे ह्यूमन बींग्स लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल का, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, शायद बायो के जो स्टूडेंट उन्होंने तो अच्छे से सुना होगा इसके बारे में, विटामिन B12। क्लोरोफिल जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उसके दौरान ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन ब्लड ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। विटामिन B12 क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म करवाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का। अब इनके अंदर मेनली हमें बात करनी है कि हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन मेटल के बारे में जो क्या फॉर्म कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कौन से मेटल्स इनके अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर वो होता है मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल प्रेजेंट होता है आयरन। विटामिन B12 के अंदर प्रेजेंट होता है कोबाल्ट। ओके, इनसे हमें पता चला कि कितनी ज्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट की हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट बात करते हैं हम कि किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमें पता चला। प्रशियन ब्लू, प्रशियन ब्लू Fe4 Fe6 आयरन हेक्सा, फेरो साइनाइड। ये प्रशियन ब्लू का फॉर्मूला है। ठीक है, एक्चुअली में एक बर्लिन कलर मेकर थे, उन्होंने क्या एक्सीडेंटली इस डाई की फॉर्मेशन हुई थी। उन्होंने क्या किया, एनिमल वेस्ट को, सोडियम कार्बोनेट को किसी आयरन कंटेनर के अंदर हीट किया, उसकी वजह से जो डाई की फॉर्मेशन हुई वो थी प्रशियन ब्लू डाई। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स जब किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई स्टेबल मॉलिक्यूल होगी वो अपने फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब कि उनका रेशियो जो होगा, उनकी स्टिचियोमेट्री होगी वो फिक्स होगी, इवेपोरेट होके किसी क्रिस्टल, एक स्टेबल क्रिस्टल को फॉर्म करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं मॉलिक्यूलर
कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल क्या होगा अपने फिक्स प्रोपोर्शन में 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ने फिक्स प्रोपोर्शन में इवेपोरेट होके जो स्टेबल क्रिस्टल फॉर्म करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, वो खुद में भी स्टेबल है और जो फॉर्मेशन करेंगे क्रिस्टल की वो भी स्टेबल होगी। लाइक हम बात करते हैं KCl खुद में भी स्टेबल है, MgCl2 प्लस में 6H2O कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, KCl MgCl2 प्लस इंटू 6H2, इसको हम कॉमन नाम बोलते हैं कार्बोनाइट। ओके, उसी तरह हम बात कर सकते हैं मोहर साल्ट की, FeSO4 प्लस NH4 2SO4 प्लस 6H2O, इससे क्या बनेगा FeSO4 इंटू NH4 2SO4 6H2O, ये क्या है मोहर साल्ट। तो हमने देखा कि ये मॉलिक्यूल खुद में भी क्या है स्टेबल है और इवेपोरेट होके जो क्रिस्टल बना रहे हैं वो भी क्या है स्टेबल है। खुद में ये सभी मॉलिक्यूल्स आपस में सिंपल अमाउंट में क्या है फिक्स रेशियो में, और इनसे जो क्रिस्टल बन रहा है वो भी क्या है स्टेबल फॉर्म हो रहा है। अब बात करते हैं हम कि एडिशन जो कंपाउंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एडिशन कंपाउंड बेसिकली हम 2 टाइप के पढ़ते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम डबल सॉल्ट के बारे में, एंड सेकेंड जिसको हम लैटिस कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, लैटिस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं मोर साल्ट का। मोर साल्ट का अभी जो हमने किया था FeSO4 इंटू NH4 2SO4 इंटू 6H2। यहाँ पे हम लेते हैं पोटेशियम फेरेट का K4FeCN6। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड में देखते हैं हम कि क्या डिफरेंस है, क्यों हम इनको डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, अगर इस कंपाउंड को हम किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं लॉस कर देते हैं, लेकिन अगर इस सॉल्यूशन को हम इस कंपाउंड को किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे। देखो, ये अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया, वाटर लिया हमने, कोई सॉल्वेंट, उसके अंदर इसको ऐड किया तो ये ऐसे आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा K4F पॉजिटिव। ये अपनी पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स अलग से डिवाइड हो जाएगा और जो बाहर कैटायनिक फॉर्म में पोटेशियम है वो अलग से टूट जाएगा। लेकिन अपनी इनकी तरह अगर हम बात करें टेस्ट की कि क्या ये Fe2 पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा, नहीं, ये Fe2 पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या आ रहा है, आयरन आ रहा है, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक टर्म्स की। जैसे बेसिक टर्म्स की हम बात करते हैं FeCN6K4। ये जो स्फीयर है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मेटल एटम या फिर आयन। ये जो 6 नंबर है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। साइनाइड क्या है यहाँ पे, लिगेंड। ठीक है, अगर कोई एटम, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कोबाल्ट NH3 6। अगर क्लोरीन की बात करें तो ये क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर। 6
नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है, अमोनिया क्या है यहाँ पे, लिगेंड है, कोबाल्ट क्या है, मेटल एटम है, और ब्रैकेट जो शो कर रहा है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को शो कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हमें पता कैसे चला कि इनकी स्ट्रक्चर वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह कैसी होती है। तो वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, वर्नर जो साइंटिस्ट थे, इन 1893 के अंदर वर्नर ने क्या दी, थ्योरी है, ठीक है। उन्होंने बताया कि क्या स्ट्रक्चर्स और इनकी ज्योमेट्री होगी, क्या इनकी प्रॉपर्टी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उन्होंने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इसी का ले लेते हैं, कोबाल्ट NH3 6Cl3। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में क्या कहा। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से। सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी हमें क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताएगी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमें क्या बताएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, आयनाइजेबल होगी, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। अभी डिस्कस करेंगे कैसे ये आयनाइजेबल है और कैसे ये नॉन आयनाइजेबल है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होंगी वो क्या होंगी, नॉन डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होंगी यहाँ पे, डायरेक्शनल। अब इनके पॉइंट के बारे में 1 by 1 डिस्कस करते हैं कैसे। मैं इस कंपाउंड को लेते हैं, ठीक है, कोबाल्ट NH3 अभी हमने लिखा कि सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क लाइन से। और आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अमोनिया हमें दिखाई दे रहा है, उसी को हमने क्या किया है, डार्क लाइन से हर जगह रिप्रेजेंट किया है। तो कि जो डायरेक्टली मेटल एटम के साथ में जुड़ा हुआ होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, और किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसी को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। जो बाहर है उसको हम क्या बता रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी, और डॉटेड लाइन से उसको क्या साथ में उसके अटैच किया है। अब ये बात करता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी में अब क्लोरीन आ चुका है, हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, और ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। प्राइमरी वैलेंसी क्या शो कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वजह से, क्योंकि अमोनिया तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव लिगेंड कितने टाइप, 3 टाइप के लिगेंड्स होते हैं, कौन कौन से लिगेंड इनमें आते हैं। न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्लोरीन क्या करे, एक क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, 3 क्लोरीन पे क्या हो गया, -3। तो ये इस पे कोबाल्ट में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ओके, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी क्या शो कर रही है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये अमोनिया कितने जुड़े हुए, 6। ये जो नंबर है यही बताता है हमें कि कितने अमोनिया कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। 6 नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब ये क्या है, आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है। जैसे मैंने बताया था कि डबल सोल्ट होते हैं वो, और किनके बारे में बात की थी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को अगर वाटर के अंदर डिसोल्व करूं तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स तो हमें सेम का सेम मिल जाएगा, लेकिन क्लोरीन क्या होंगे, अलग से डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब पता चल गया ये क्या हुआ, ये नॉन आयनाइजेबल है। कि सेकेंडरी जो वैलेंसी है, ये जो वैलेंसी है ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, ये नहीं डिसोसिएट हुई, इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं किया। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, डिसोसिएट हो चुकी है। ठीक है, आइडेंटिटी लॉस कर चुकी है।
इसमें क्या कहा मैंने, नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है। अब क्या होता है, ये आयनिक होते हैं नेचर के अंदर। अब आयंस अगर एनायनिक है, आयन है, चार्ज है उन पे, तो कोई भी कहीं से भी आएगा चार्ज क्या करेगा, उसके अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये क्या है, डायरेक्शनल है। अगर यहाँ पे अमोनिया को कोबाल्ट के साथ अटैच होना है तो इनके ऑर्बिटल के पास में क्या होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में कोबाल्ट का ऑर्बिटल लाई कर रहा है, मान लो इस जेड एक्सिस में ऑर्बिटल लाई कर रहा है कोबाल्ट का मेटल का, तो लिगेंड का ऑर्बिटल भी क्या होना चाहिए, जेड एक्सिस में ही लाई करना चाहिए। इसीलिए क्या बना पाएंगे वो आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या शो कर देती है, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वैलेंसीज को क्या करती है, शो करती है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को ही शो करेगी। आज हमने पढ़ा, हम इसकी समरी लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा आज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने देखे कि जो एडिशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उनके अंदर हमने डिफरेंशिएट किया। फिर कहा हमने वर्नर ने थ्योरी दी, वर्नर की थ्योरी में हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आगे टर्मिनोलॉजी आएगी कि लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, EN रूल, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप ये कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी लिखिए। ओके, थैंक यू।